लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। और फिर से आप सबका अभिनंदन है हमारी इस प्यारी सी एक न्यू जर्नी पे, जो आज थर्सडे से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो ना सबका बहुत 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 सारा थैंक यू। आज सुबह बस एक छोटा सा मैसेज मैंने आप में बहुत सारे लोगों को भेजा था। यूनिवर्स कॉलिंग। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसा अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने भी बोला, चेंजिंग होती है। तो आज आप सब लोग यहाँ पर हैं ना, तो यूनिवर्स का कॉल तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, अटेंड किया। अब बस साथ में बने रहिए, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। एंड आई एम रियली हार्ड थैंकफुल टू सो मैनी पीपल। इतने प्यारे आप लोगों ने मैसेजेस भी भेजे, और आप गए तो आप सब लोग को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं इस न्यू जर्नी की, जिसमें श्वेता ने बीड़ा उठा लिया है इस बार हम सब लोगों के बहुत सारी समस्याओं के निवारण का। या ये कहिए कि हमें एक मौका मिल रहा है खुद को रीस्ट्रक्चर करने का। अपनी कहानी फिर से लिखते हैं ना एक बार। तो आज की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी 2 मिनट की आपको कहानी सुनाऊंगी, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि अब इस जर्नी में होने क्या वाला है। और ये कहानी है ईगल की, और ये सच्ची कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि ईगल जब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे आ जाता है, यानी काफी बूढ़ा हो जाता है, तो उसके जो पंख हैं वो बिल्कुल एक तरह से बेजान हो जाते हैं। उस जो चोंच है ये बहुत ज्यादा शार्प नहीं रहती कि वो कोई शिकार कर पाए। और उसके जो पंजे हैं इनमें भी बहुत ज्यादा जान नहीं रह पाती, यानी ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती। अब उस ईगल के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो किसी मुंडेर पे, किसी पहाड़ी पे बैठ के मौत का इंतजार करता रहे, और धीरे 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 जिंदगी के दिनों को यूं ही गंवा दे। और दूसरा रास्ता होता है उस ईगल के पास कि वो अपनी सबसे पहले इस चोंच को है पहाड़ी से टकरा टकरा के मारे। और जब वो चोंच को बहुत टकराता है ना पहाड़ी से, तो उसकी चोंच की जो ऊपरी, कैसे कहने का मतलब है, जो बेजान वाली त्वचा होती है वो गिर जाती है, और वहां से एक न्यू स्किन निकलती है, यानी शार्प वाली चोंच निकल के आती है, जो अच्छे से फिर से शिकार कर सकती है। और उसके बाद फिर वो उस चोंच की हेल्प से अपने पंखों को फिर से कुतरना शुरू करता है। और जब वो अपने पंखों को काटना शुरू करता है ना, तो वो लहूलुहान हो जाता है। लेकिन उसके पुराने बेजान पंख धीरे धीरे झड़ जाते हैं, और वहां से नए पंख निकलने शुरू होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो जो पंजे होते हैं उसके, उसको तेज तेज पहाड़ी पे मुंडेरों दे दे के मारता है। तो वो जो उसकी बेजान स्किन होती है ना पंजों की, वो डेड स्किन निकल जाती है, और वहां से उसके पंजे फिर से न्यू स्किन के साथ एक तरह से ग्रिप वाले हो जाते हैं, यानी उनमें नई जान आ जाती है। और इस तरह से वो बूढ़ा ईगल एक बार फिर से नवयुवक बन जाता है। ऐसा ही सब कुछ हमारे साथ भी होता है। और हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें अपने आप को लहूलुहान करने की जरूरत खुद नहीं पड़ती, चोटें मारने की जरूरत खुद नहीं पड़ती। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें ये चोटें मार देते हैं, जो हमारे पंखों को लहूलुहान कर देते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड, ऐसे लोग हैं। तो आप में से जिस भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो ना, चोटें पड़ी हो, पंखों को छीला गया हो, चोंच टूट गई हो, तो यकीन मानिए यूनिवर्स ने तैयारी कर ली है आपको फिर से न्यू बॉन्ड बनाने की। ये आपके नए जन्म की तैयारी है। और इस बार खुशकिस्मती से कलम आपके खुद के हाथ में है। जो चाहे अपनी किस्मत में लिख डालिए, और अपनी उड़ान को बड़ा कीजिए। अब क्या होता है, जब ये ईगल नवयुवक बन जाता है ना, फिर ये ईगल किस लिए जाना जाता है? सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए। पक्षी सबसे ऊंची उड़ान अगर कोई भरता है तो वो ईगल भरता है। तो वो फिर से बड़ी उड़ान भरता है, पंजों से अपने शिकार करता है, और चोंच से अपने सारे काम कर लेता है। तो इसी तरह से
अब ये जो शुरू हो रहा है ना हमारा, ये आप बहुत प्यारी इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है नए पंखों को मिलने की। जितनी मर्जी चाहे उड़ान भरिए, जितनी मर्जी चाहे अपनी कहानी अपनी तरह से लिखिए। तो प्लीज आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहीं रहिएगा, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी। कई बार होता है ना हमारा दिमाग कहीं बाहर करने चला जाता है, क्योंकि अब जो श्वेता बताने जा रही हैं, इट्स रियली लाइफ चेंजिंग। सो हेल्प मी इनवाइट आवर मिलियन डॉलर क्वीन, डॉक्टर श्वेता मंगेश। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को। बहुत सारे चेहरे तो हमारे जाने पहचाने हैं, बट बहुत सारे नए चेहरों ने भी इस बार हमें ज्वाइन किया है। हम दिल से, हमारी टीम आप सबका शुक्रिया करती है कि आपने जो हमें एक विश्वास दिखाया है। हम ईश्वर से कहेंगे कि ईश्वर, आपके विश्वास पे हम सब खरे उतरे। बस यही आशीर्वाद के साथ आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करूंगी। एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से कि अगली बार जब भी आइएगा ना, तो एक पेन और कॉपी लेकर के आइएगा। क्योंकि जब भी आप किसी सेशन को आप सुन रहे हो ना, कोई भी एक क्वेश्चन आए ना, उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि अभी जो इतनी भी हम लोगों ने सेशंस को डिजाइन किया है, उसमें 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। हम फीडबैक्स लेंगे, बट क्वेश्चन आंसर्स हम मंगेश सर के साथ लेंगे। क्योंकि ये जो भी चीज मैं आज से आपको एक हीलिंग की जर्नी पे लेकर के जा रही हूँ, उसका सारा क्रेडिट मंगेश सर को जाता है। क्योंकि ये मैंने सारी चीजें उनसे सीखी है। मतलब शब्द मेरे होंगे, कह सकती हैं, जुबान मेरी होगी, बट शब्द सर के ही होंगे। क्योंकि मैं चाहूंगी कि हमारे हर क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हम सर के साथ करें। तो इसलिए मैं कहूंगी कि हम अपने जो भी डाउट आ रहा है, हमें क्वेरीज आ रही है, हम उसको पेन डाउन करते चलेंगे। और हम 2 सेशन के बाद सर के साथ एक हमारा सेशन होगा जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे और सर उसका सारा आंसर हमें देंगे। और दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी डिवाइन सोल्स का इस जर्नी में आने के लिए। एक चीज मैं आज आपको बताती हूँ, जो भी आज यहाँ जुड़े हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस डेफिनेटली है। नहीं तो आज इतने सारे डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है, जितने सारे डिस्ट्रैक्शन है आज की दुनिया में, हम कहीं और भी हो सकते थे, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते थे। यहाँ अगर हम जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं इतने ज्यादा कि हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। राइट। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। ईश्वर ना हम सबको हमारी काबिलियत के अकॉर्डिंग ही चैलेंजेस देता है। उसको ये पता है कि श्वेता को इतना दुख दूंगा तो वो निकाल ले जाएगी। अगर मैं निर्मला दी को इतना दुख देता हूं तो निर्मला दी भी निकाल ले जाएगी। मतलब गॉड को पता होता है कि हम सबकी कैपेबिलिटी कितनी है, तो वो हमारे हिसाब से ही हमें दुख देता है। राइट। लेकिन मैं दुख नहीं कहूंगी, उसको चैलेंज कहूंगी कि वो हमें चैलेंज देता है। लेकिन एक चीज और आज आपको बताती हूँ, जिसको जान करके आज के बाद ना आप अपने में बहुत अच्छा फील करो। आप सब चोजन वन हो, डिवाइन से भी और अपने एंसेस्टर्स के भी। क्योंकि आपने वो हीलिंग का, कहते हैं ना, बीड़ा उठाया है, जिम्मेदारी उठाई है कि मैं खुद को भी हील करूंगी। और आपको एक और सच्चाई बताती हूँ कि आप जब खुद हील होते हो ना, तो आपके आगे आने वाली जो 7 जनरेशन, हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स है, वो 7 जनरेशन तक हील हो जाएगी। और हमारे पीछे के जो हमारे एंसेस्टर है, वो 7 जनरेशन तक हील हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि आप चोजन वन हैं? इतने सारे बच्चे हैं, हमारे भी इतने सारे भाई बहन हैं, बट हम में से कुछ ही लोग यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको चूज किया है। हमें लगता है हमने चूज किया है कि चलो हम इस सेशन को अटेंड करेंगे, बट हमारे पीछे कोई एक बहुत बड़ी ताकत है जिसने हमें चूज किया है इस चीज के लिए। तो दिल से शुक्रिया करिए उस डिवाइन का, जिन्होंने आपको हमें इस रास्ते पे लाके रखा है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें लोगों की नॉलेज में नहीं है, डेफिनेटली है, बट हम इस पथ पे चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है ऊपर वाले की? मेरा सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने का पर्पस जो है ना, ये बताने का कि आप कितने ब्लेस्ड हो। आप कितने ब्लेस्ड हो कि आप इस रास्ते पे हो। आप ये सीख रहे हो, आप इन चीजों को सीख के खुद को हील कर रहे हो। आपके आसपास ऑटोमेटिकली चीजें हील हो जाएंगी। और दीदी, जो आपके बच्चे का इशू है, वो डेफिनेटली आपके हील होते ही हो जाएगा।
और उनके लिए हम आपको अलग से जरूर बात करेंगे अपने टाइम निकाल करके, क्योंकि वैसे बहुत सारे बच्चों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है और बेहतर भी हुए हैं वो बच्चे, और किस तरह से होते हैं वो भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। और आज जो मैं आपको बताऊंगी ना, पूरी इस जर्नी में जब तक हमारी ये जर्नी चलेगी, इजिएस्ट वे टू लिव। बहुत आसान है जिंदगी जीना, इसको कॉम्प्लिकेट सिर्फ हम लोगों ने किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जिंदगी। जो मैंने आज तक समझा है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी लर्निंग को। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी जर्नी है, जिसका शीर्षक ही है कि आज हम जो सीखने वाले हैं इस पूरी जर्नी में, हीलिंग के बारे में सीखने वाले हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सीखने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जब हम इस दुनिया में आए होते हैं तो हम दो इमोशन के साथ आए होते हैं, लव, जॉय और फियर। राइट। फियर का परसेंटेज बहुत कम होता है। हमें सिर्फ दो चीजों से डर लगता है, एक ऊंचाई से गिरने का और दूसरा तेज आवाज से। अदरवाइज हमें किसी चीज का डर नहीं होता है। हमारा लव का परसेंटेज ज्यादा होता है जब हम इस दुनिया में आए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग होती है, हमारे अंदर ये चीजें बढ़ने लगती है, लव खत्म होने लगता है, क्योंकि हम अपने आसपास देखना शुरू करते हैं कि मैंने अगर अच्छे से बिहेव किया तो माँ का प्यार मिला, कंडीशन लव मिल रहा है। कहने का मतलब कि मैंने अच्छा काम करा तो मम्मी ने भी प्यार किया, पापा ने भी प्यार किया। स्कूल में अच्छे नंबर स्कोर किए तो टीचर्स का भी प्यार मिला। तो वहां से हम अनकंडीशनल लव से कंडीशनल लव की तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे हमारे अंदर हमारी कंडीशनिंग होने लगती है, हमारी प्रोग्रामिंग होने लगती है, फियर हमारे जीवन में हावी होने लगता है। और वहीं से हमारे जीवन में पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम फियर में रहते हैं तो हमारी बॉडी में हीलिंग स्टॉप हो जाता है। हम हमारी बॉडी को हील करना आता है बट वो हील कर नहीं पाता है, क्योंकि हमारे अंदर फियर का जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगता है। हम सब इस दुनिया में, आज हम सब कहते हैं ना हम स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। अगर मैं आज आपको बताऊं तो हम सब स्पिरिचुअल बीइंग हैं, और हम बचपन से वर्दी हैं। हम आज सब एक दूसरे को ये साबित करने में लगे हैं कि मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ, मैं कितनी वर्दी हूँ, मैं काम की हूँ, मैं अच्छी हूँ। तभी तो सोशल मीडिया पे हम अपनी हर चीज को पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक वैलिडेशन, एक लाइक के लिए। लेकिन अगर सच बताएं आपको, तो हम सब वर्दी हैं। हमें किसी के बाहर के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ना किसी के अप्रूवल की जरूरत है। तो आज के बाद हमेशा ये याद रखिएगा कि हम जन्म से ही वर्दी हैं, और स्पिरिचुअल बीइंग हम हैं। हम तो बस एक इस ह्यूमन फॉर्म को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, इसका आंसर आप सब अभी अपने मन में दे सकते हैं। डू यू लिव इन द वर्ल्ड मेड बाय गॉड? क्या आप ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं, या इंसानों की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं? सोच के आंसर करिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी कंट्री के सारे लॉ को जानते हैं? इसका आंसर तो मुझे जहां तक पता है, इनकम टैक्स हो, ट्रैफिक रूल्स हो, बहुत सारे रूल्स हम सब जानते हैं अपनी कंट्री के। 100% मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को अपनी कंट्री के रूल्स पता होंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप यूनिवर्स के लॉ को जानते हैं, हाँ या ना? जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी। उसके बाद मैं आज आपको एक रियलिटी से रूबरू कराती हूँ कि ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई ना, तो उन्होंने पहले दुनिया बनाई, पेड़ पौधे बनाए, एनिमल्स को बनाया, फिर हमें बनाया, तब हम आए इस दुनिया। राइट। तो जो ईश्वर ने दुनिया बनाई थी, वो दुनिया कैसी थी और हम लोगों ने उस दुनिया को कैसे बना दिया, उसका एक डिफरेंस और एक झलक दिखाती हूँ आज आप लोग। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में हमें सिखाया गया एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, और मैन मेड वर्ल्ड में हमें सिखाया गया एक दूसरे से compete करने के लिए। क्योंकि तुम्हें दिव्यांशु दी से compete करना है, तुम्हें नम्रता से compete करना है, तुम्हें उनसे आगे रहना है। बट ईश्वर ने हमें क्या, ईश्वर जो ने जिस दुनिया को बनाई थी उसमें ईश्वर ने कहा था तुम सबसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि तुम सब कनेक्टेड हो, इंटर कनेक्टेड हो, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे ह्यूमन किंगडम हो। वी ऑल आर इंटर कनेक्टेड। अगर कहा जाता है, नहीं ये सच्चाई है, कि अगर एक आप पेड़ को भी हार्म पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई सबको करनी होगी, क्योंकि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। दूसरा, गॉड मेड वर्ल्ड में क्या था, जो ईश्वर ने दुनिया बनाई थी, वो पीस की बात करता है।
वो एक वर्ल्ड, वो दुनिया है जहां पीस है। और मैन मेड वर्ल्ड क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ प्रेशर। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहां दिन रात हम प्रेशर में और स्ट्रेस में। गॉड मेड वर्ल्ड में क्या होता है? गॉड मेड वर्ल्ड में जो होता है वहां फ्लोज इन लव एंड ट्रस्ट, वहां पे हम फ्लो में रहते हैं, लव और ट्रस्ट में रहते हैं। मैन मेड वर्ल्ड रन्स ऑन फियर एंड ईगो। आज देखिए हम लोगों के अंदर ये कितना ज्यादा है, डर भी है और हमारा ईगो भी है, राइट। गॉड मेड वर्ल्ड टॉट हाउ टू लिव। ईश्वर ने हमें बताया कि तुम्हें जीना कैसे है। और आपको पता है जिंदगी जीना सबसे आसान है, लेकिन हम लोगों ने जो दुनिया बनाई उसमें भी स्ट्रगल टू सर्वाइव, हम सर्वाइवल मोड में चले गए। सर्वाइव करने में ही आज हम सब लोग लगे हुए। गॉड मेड वर्ल्ड क्या कहता है? वो सोल्स को बनाते हैं। मैन मेड वर्ल्ड जो है बिल्ड्स सिस्टम। हम लोगों ने कितने सिस्टम बना रखे हैं। अगर हम आपको कहें कि जो ईश्वर ने दुनिया बनाई थी, रिमाइंड्स अस वी वर वर्दी द डे वी वर बॉर्न। हम जिस दिन इस दुनिया में आए थे ईश्वर ने कहा था तुम वर्दी हो। लेकिन मैन मेड वर्ल्ड आस्क्स अस टू प्रूव आवर वर्थ ईच एंड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी होती है इस दुनिया में। गॉड मेड वर्ल्ड क्या कहता है कि हैप्पीनेस क्वाइटली फाइंड्स अस। खुशी हम सबके अपने अंदर है, खुशी हमें खुद ब खुद ढूंढ लेती। बट इन मैन मेड वर्ल्ड में भी चेज हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस को चेज कर रहे हैं कि काश अगर मेरे पास BMW आ जाएगी तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी, मेरे पास वो घर आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। कितनी देर खुश हो पाते हैं हम? हार्डली आधा घंटा। उसके बाद वो हैप्पीनेस खत्म हो जाती। एक कहते हैं ना, खुश होना और खुश रहने में बहुत फर्क होता है। खुश होना डिपेंड करता है आपकी किसी चीज से, आपकी किसी अचीवमेंट पे। और खुश रहना तुम्हारा बेसिक नेचर है। तो आज के बाद हमें ये ध्यान देना है कि हम जो मैन मेड वर्ल्ड में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, चले नहीं जा रहे, बहुत हद तक शिफ्ट हो गए। हमें वापस अपनी ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में वापस जाना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, करेक्ट नहीं करेंगे। और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे में बुराई देखना छोड़ के उसकी अच्छाई देखेंगे, तभी हम कनेक्ट करेंगे। डिफरेंसेस देखने की बजाय हम सिमिलैरिटीज देखना शुरू करेंगे, राइट। तो ये है दो दुनियाओं का फर्क। ईश्वर ने हमें जो बनाया था जिस दुनिया के लिए, हमने एक अपनी दुनिया बनाई और जहां सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है, पेन है, सफरिंग्स है। तो आज हम सीखेंगे कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वेल्थ है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, सक्सेस, फेम है। अगर देखिए तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है। आज मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, क्या आप सही मायने में जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ जिंदगी को ढो रहे हैं? जरूर आंसर करिएगा इन सारे सवालों, क्योंकि हम लोगों के साथ जो जर्नी अभी हम लोगों ने एक मिल के इकट्ठे स्टार्ट की है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो हमें काम करना है अपने ऊपर, वो है सेल्फ। जो हम कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे हम पूरी जर्नी में। हम अंदर की तरफ जाएंगे। और अंदर जब हम जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे ना, तब हमें रियलिटी पता चलेगी। हम सच को समझ पाएंगे। आज ही नम्रता ने एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले कहा जाता था, बहुत सारे आप माइथोलॉजिकल बुक्स में भी देखेंगे कि पहले ईश्वर धरती पे विचरते थे। मतलब चलते थे। मैंने बहुत सारे स्टोरीज में भी सुना है कि स्पेशली काशी में शिव जी और माँ पार्वती मतलब विचरते थे। बहुत सारे ईश्वर जो है धरती पे अपना भ्रमण करते थे, घूमते थे। तो जब देखो कोई ना कोई इंसान आकर के उनसे कुछ ना कुछ मांगता रहता था। तो उन्होंने कहा कि चलो यार हम मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, जब देखो इंसान हमसे कुछ ना कुछ मांग ही रहा है। तो उन्होंने अपनी जगह मंदिरों में बना ली कि हम चलो मंदिर में चल के बैठते। वो मंदिर में चले गए। फिर देखा ईश्वर ने, कह रहे यार भीड़ तो यहाँ भी हो गई है। ईश्वर ने देखा कि लो मंदिरों में भी अब इतनी भीड़ है कि एक सुई रखने लायक जगह नहीं है, यहाँ भी लोग मांगने पहुंच गए हैं। फिर ईश्वर ने कहा नहीं चलो भैया हम तो पर्वत पे ही चलते हैं। फिर वो कैलाश चले गए, पर्वत पे चले गए। अब देख रहे हैं कि लोग पर्वत पे भी लोग चले चढ़े आ रहे हैं, भाई वहां भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। तो देखते कि कैसे मैं मतलब इनसे बचूं। हर जगह तो इंसान पहुंच जा रहा है,
तो वो कहता है अच्छा एक काम करता हूँ, अब मैं इंसान के अंदर ही जाके बैठ जाता हूँ। इंसान कभी अपने अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ बाहर ही रह जाए। तो इंसान हम सबके अंदर है। तो आज के बाद अगर अपनी जिंदगी को ढूंढना है तो हमें अपने उस अंदर के ईश्वर से मिलना, क्योंकि सच में ईश्वर हम सबके अंदर है। हमारे हर सवाल का जवाब जो हम दूसरों से पूछते हैं ना, मैं आज आपको बताती हूँ, वो अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर करते हैं। आपके हर समस्या का समाधान आपके खुद के पास है। सिर्फ आपको खुद के साथ बैठने की प्रैक्टिस करनी, और खुद के अंदर जो ईश्वर है उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। आपके हर सवाल का जवाब आपके पास ही है। राइट। तो एक चीज आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, इस स्लाइड को हमेशा याद रखिएगा। मैं हमेशा, मेरे लिए बहुत, मेरे इतने प्रेजेंटेशन में मैं बेस्ट स्लाइड इसी को मानती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो हमारी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जिंदगी में पेन स्टार्ट कहाँ से होता है उसको समझते हैं। हमारी जिंदगी, हम सबके जीवन में तीन सर्कल है। एक सर्कल ऑफ कंट्रोल आता है, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आता है, और एक सर्कल ऑफ नो कंट्रोल आता है। तो सर्कल ऑफ कंट्रोल में कौन कौन होते हैं? सर्कल ऑफ कंट्रोल में एक ही इंसान होता है जो आपको रोज सुबह मिरर में दिखाई देता है, मतलब हम खुद होते हैं। अगर हम इस दुनिया में किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो खुद को कर सकते हैं, बस। आप बच्चे को, आपको लगता है अरे नहीं मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में है, तब तक जब तक वो आप पे डिपेंड करता है। जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, आपके सामने भले ना करे बट पीछे वही करेगा जो वो चाहता है। तो रियलिटी से आज रूबरू होते हैं कि सर्कल ऑफ कंट्रोल में एक ही इंसान खड़ा होता है इतने अरब लोगों में, वो आप खुद हैं। तो इसका मतलब कि हम सिर्फ एक ही इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, वो खुद को कर सकते हैं। राइट। उसके बाद आता है ये दूसरा सर्कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें कौन आते हैं? इसमें हमारी फैमिली मेंबर्स आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, हमारे स्पाउस आते हैं, हमारे कलीग्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं। आप उनको अपने को आप इतना सुंदर बनाते हो कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि यार, जैसे नम्रता ने कहा कि दीदी मुझे आप जैसा बनना है, मुझे आपके जैसी चीजों को करना है जो आप सिखाते हो लोगों को। तो ये एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। मैंने उसको जाके नहीं बोला तुम मेरे जैसा बनो, उसने मुझे देखा और उसको लगा कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है जो दीदी कर रहे। तो ये होता है सर्कल ऑफ, जिसमें आपके बच्चे, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके वर्क प्लेस में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे लोग आते हैं। तो ये होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें भी आपके वही लोग आते हैं जो आपसे जुड़े हुए। आप किसी को भी जाकर के नहीं बोल सकते कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये रास्ता सही है, नहीं। राइट। उसके बाद आता है तीसरा सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। इसमें आ जाते हैं जितने भी चीजें होती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, मतलब जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें सिर्फ आप एक्शन ले सकते हो कि अब ये हो गया तो मैं क्या एक्शन लूं, बस इतना ही आप कर सकते हैं। तो आज के बाद एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आज हम लोगों के जीवन का पेन जो है ना, इस वजह से है क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अपने हर रिश्ते को कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा करे, मेरा हस्बैंड मुझे इतना ज्यादा अंडरस्टैंड करे, समझे, मेरी वाइफ मुझे अंडरस्टैंड करे, मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड करे। ये हमारे हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल में है ही नहीं वो सर्कल में। लेकिन जिस चीज को अभी आप सीखेंगे आगे हमारे साथ, उससे आप अपनी चीजों को डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपना वेल्थ, अगर आपकी लाइफ में चैलेंज है तो वेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, आप रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, सारी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन आज के बाद एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही पर्सन है, और वो वही है जिसको आप मिरर में देखते हैं, वो खुद है आप। तो आज के बाद काम सिर्फ अपने पे करना है। मुझे इस विजडम की ना, इस जिस विजडम की बात हम करने वाले हैं आगे भी, इसकी सबसे सुंदर बात हम लोगों को पता है क्या लगी, चाहे मैं हूं, मंगेश सर हो या दिव्यांशु दी हो, कि हमें बाहर कुछ किसी को करेक्ट ही नहीं करना है, किसी से कुछ बोलना ही नहीं। जो भी करना है अपने साथ, अपने साथ बैठ के अपने लिए अपने साथ ही करना है। और ये पूरा अपने कंट्रोल में है, क्योंकि मैं अपने कंट्रोल में, मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं अपने थॉट्स पे काम कर सकती हूँ। मुझे किस समय क्या करना है ये मेरे अपने हाथ में है, मेरे कंट्रोल में। तो आज के बाद एक शिफ्ट लाइए अपने जीवन में कि आज के बाद कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, आधा सफरिंग, आधा पेन वहीं खत्म होना स्टार्ट हो जाए।
एक दो लाइन आप लोगों को सुनाती हूँ कि मन एक दर्जी है। मन एक दर्जी है। वो अपने हिसाब से कुछ कपड़ों को सिल लेता है और चाहता है कि मैंने जो ये कपड़ा सिला है, इस कपड़े में मेरा हस्बैंड फिट हो जाए, इस कपड़े में मेरी बेटी फिट हो जाए, इस कपड़े में मेरा बेटा फिट हो जाए, इस कपड़े में मेरे इन लॉज फिट हो जाए, एंड वाइस एंड वर्सा। लेकिन अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आपके उस बनाए हुए कपड़े में फिट हो जाएंगे, आप जैसा चाहेंगे वो वैसा करेंगे। लेकिन क्या वो जिंदगी जिएंगे? एक सफोकेशन में रहेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता आपके बनाए हुए कपड़े में हो सकता है उन्हें सफोकेशन हो रहा हो, तकलीफ हो रही। तो आज के बाद ना, इस मन रूपी दर्जी को रोकना है और सिर्फ अपने पे काम करना है। अपने को सुंदर बनाना है हमें। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मुझे जब मैंने इस चीज को समझा अपने जीवन में, उस दिन से लाइफ में बहुत बहुत हद तक पेन कम होने लगा कि मेरे कंट्रोल में कौन है, मैं खुद हूं बस। तो जो भी करना है मुझे अपने पे काम करना है, मुझे बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं सही करना है। राइट। उसके बाद हम आज आपको जो बताना चाहते हैं वो ये है कि अगर हमें हीलिंग चाहिए, मैं हर एरियाज की बात करूंगी। हम सब इंसानों को ना 5 एरिया में ग्रो करना होता है। हमें हेल्थ अच्छा चाहिए होता है, हमें वेल्थ चाहिए होता है, हमें सक्सेस फेम चाहिए होता है, हमें रिलेशनशिप अच्छी चाहिए होती है, और एक समय के बाद हम स्पिरिचुअलिटी में चाहते हैं कि हम ग्रो करें। मैं आज आपको बताती हूँ ये पांचों एरियाज हम सबके जीवन की रिक्वायरमेंट है। राइट। और हीलिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम हील हो जाते हैं तो ये हर एरिया ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। हर आपको अलग अलग किसी एरिया में काम करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खुद को हील करना है। और हीलिंग का सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ शत्रु कोई चीज है ना, तो वो है हेट। हेट आपको हील नहीं होने देता है। और एक बार डॉक्टर मैथ्यू जेम्स हैं, उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि मम्मा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं और बेहतर बन सकूं, अच्छा इंसान बन सकूं और हीलिंग पे काम कर सकूं। तो उनकी मदर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तो अगर तुम हीलिंग पे काम करना चाहते हो और तुम बेहतर बनना चाहते हो, तो दो चीजों पे कभी बात मत करना। एक रिलीजन और एक पॉलिटिक्स। क्योंकि ये दोनों ही हमें डिफरेंस दिखाता है, ये दोनों ही हमें हेट सिखाता है कि मेरा अच्छा आपका नहीं अच्छा। तो आज के बाद अगर हम चाहते हैं खुद को हील करना, अपने आसपास अपने बच्चों को हील करना, अपने बड़ों को हील करना, तो हेट को हमें अपने जीवन से हटाना होगा। क्योंकि हेट और लव दोनों एक ही म्यान में नहीं रह सकते। ये वो दो तलवार है जिसको आप एक म्यान में नहीं रख सकते। लव आपको हील करता है, हेट आपको जस्ट ऑपोजिट, आपको पेन में रखता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या लगता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको जिसने हर्ट किया, आप सोचते हो कि नफरत तो मुझे उनसे है जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया। राइट। आपने उस इमोशन को रखा है कि नहीं, मैं सेलेक्टिव लोगों के लिए रखा है मैंने, जिन्होंने मुझे हर्ट किया। बट आपके माइंड को ये बात नहीं समझ में आती है। वो इस इमोशन को हर जगह अप्लाई करेगा आपके जीवन में, आपके अपने रिश्तों में भी करेगा, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो अब आपको चूज करना है कि आप अपने आप को इस इमोशन में रखोगे या जिन्होंने आपको हर्ट किया फॉरगिव करके, लेट गो करके मूव ऑन करोगे हीलिंग की तरफ। क्योंकि अगर आप उसको होल्ड करते हो हीट, तो आप हीलिंग की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि ये आपको हमेशा एंगर, रिजेंटमेंट, ब्लेम, पेन, इस इमोशंस में रखेगा। और वो डिफरेंस नहीं करना जानता कि ये 4 लोगों से हेट करते हैं, बाकी से प्यार करते हैं। नहीं। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ भी आपको इरिटेशन होगा, उनके साथ भी आपको गुस्सा आएगा, आप उनको भी छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेम करोगे। माइंड को डिफरेंस करना नहीं आता है। तो आज के बाद जिन्होंने भी हमें हर्ट किया है, हमें उन्हें फॉरगिव करना है, माफ करना है। बट एक बाउंड्री बनानी है। माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि माफ किया और गले लगा लिया, नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो इतना बड़ा पेन है कि आपके लिए लगता है कि नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। बट जब आप उसको वे करेंगे ना, जब उसको आप तौलेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे यार, अनफॉरगिवनेस ज्यादा तकलीफ दे है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर्ट इज नॉट आवर फॉल्ट, हर्ट इज नॉट आवर फॉल्ट, बट हीलिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जो हर्ट हमें मिला वो हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हीलिंग हमारी जिम्मेदारी है। अब आपके पास है दो रास्ते हैं। आप हर्ट को चूज कर सकते हो, उसको होल्ड करो, और या फिर आप हीलिंग वाले रास्ते स्टार्ट करो चलना। तो जब भी अगर आप हीलिंग पे आपको जाना है, तो आपको हेट को हटाना होगा, नफरत को अपने मन से हटाना होगा। चाहे कोई भी हो सामने, किसी ने भी आपको गलत किया हो, आपके साथ आपको तकलीफ दिया हो, हम उन्हें माफ करेंगे, बट एक बाउंड्री बनाएंगे। हम ये सारी चीजों को डिटेल में आगे सीखेंगे। बट इस लाइन को मैं बहुत 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 शिद्दत से जीती हूँ कि किसी ने मुझे तकलीफ दी और मेरे कंट्रोल में नहीं था, बट हीलिंग मेरी कंट्रोल। मैं हीलिंग पे अपने काम करूंगी, क्योंकि कहते ही है हम लोग कि हीलिंग रिक्वायर्स नॉट ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि जब भी आपको कोई हेल्थ चैलेंज होता है, तो उसमें सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही काफी नहीं होता है। आपको इमोशनल रिलीज भी करना होता है, जो पेन आपने स्टोर करके रखा है। फॉरगिवनेस पे भी काम करते हैं हम लोग। एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन भी करना है आपको, जो आपके अंदर रिप्लेइंग मेमोरीज है, प्लस रीस्टोरिंग हार्मनी टू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी हेल्थ चैलेंज है आपको, आपकी फैमिली में किसी को भी है, आप बिल्कुल मेडिकल साइंस को ऑप्ट करिए, आप चाहिए ट्रीटमेंट भी लीजिए। बट आपको बाकी चीजों पे भी काम करना है, कंप्लीट हीलिंग के लिए, कंप्लीट क्योर करने के लिए। राइट। अब जो स्लाइड है, इसके बाद मैं कहूंगी कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी, आज तक आपकी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें आई, सफरिंग्स रही, पेन रही, उसकी आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, और फॉरगिवनेस को रेडी है, क्योंकि यही दोनों वो दरवाजा है जो आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगी, अगर आपका आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी की सारे पेन्स और सफरिंग की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, और फॉरगिवनेस के लिए तैयार है, माफ करने के लिए तैयार है, और इसका आंसर आपका यस है, तो आप इस सेशन में बने रहें। और अगर आपको लगता है कि यार मैंने अपनी जिंदगी की पेन की जिम्मेदारी मैंने कैसे कैसे ले लूं, या मैं उन लोगों को माफ कैसे कर दूं जिन्होंने मुझे इतना पेन दिया है, तब आगे का सेशन आपके लिए नहीं है। तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी इस सेशन को लीव कर जाए, क्योंकि फिर आपके किसी काम का नहीं। क्योंकि आपकी हीलिंग यहीं से स्टार्ट होगी, जब हम टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में आज तक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे आगे। और दूसरा, कि मैं माफ करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि माफ करने से मैं लाइट फील करूंगी। क्योंकि अनफॉरगिवनेस देखिए कितना हैवी लोड है, कितना ज्यादा हैवी फील कराता है हम। और जस्ट ऑपोजिट उसका, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, आप फॉरगिवनेस पे काम करते हैं, आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, आप लाइट फील करते हो और आप पीस अटेंड कर लेते हैं। इसके लिए आपको किसी जगह को बदलने की जरूरत नहीं होती, आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। चलिए एक सिंपल से एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। आज हम लोग एकदम रिलैक्स होके सब लोग बैठ जाए, एकदम रिलैक्स्ड। और मैं एक कमांड दूंगी आप लोगों को, आप लोगों को कमांड दूंगी कि आपको इनहेल करना है, और जब मैं बोलूंगी होल्ड करना है, तो होल्ड करना है। जब तक मैं ये कमांड ना दूं कि आप एक्सेल करो, तब तक आपको एक्सेल नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को मेरा कमांड देने में मुझे लेट हो जाता है और आपको सफोकेशन फील होता है, तो आप एक्सेल कर दीजिएगा, मतलब मेरे कमांड का वेट मत करिएगा। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाए और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी आंखों को बंद कर लें। और अब मैं आपको कमांड देती हूँ। इनहेल, होल्ड। अब आप अपनी सांसों को होल्ड करके रखेंगे।
अब अपनी आंखें खोल लें। अर्चना दी अनम्यूट करें अपने को। अनम्यूट करें अर्चना दी। यस। अर्चना दी, मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने मैंने बोला होल्ड करिएगा, तो आपको स्टार्टिंग में कैसा फील हुआ? कोई परेशानी हुई कि नहीं हुई? स्टार्टिंग में नहीं हुई। अच्छा। जैसे जैसे लास्ट समय बढ़ता मिनट गया। में थोड़ी बेचैनी की, बस अब सांस ले ही लो। सांस ले लूं मतलब आपको बेचैनी होने लगी, सफोकेशन लास्ट होने टाइम। लगा? यस, थोड़ा टाइम लास्ट। बीतने की। राइट। तो हम सब के साथ भी यही हो रहा है। जब हमने लोगों को माफ करना छोड़ा ना, या माफ नहीं करेंगे, तो शुरू में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बढ़ता चला गया, सफोकेशन फील होने लगी, बेचैनी फील होने लगी। और जैसे ही आप लोगों ने सांस अभी अपना एक्सेल किया, सांसों को आपने छोड़ा, जितना लाइट आपको फील हुआ ना, मैं गारंटी देती हूँ जिस दिन सबको माफ कर देंगे उस दिन यही लाइट फील करेंगे आप। अब आपको सोचना है कि आपको उस बेचैनी में रहना है, सफोकेशन में रहना है, कि माफ करके लाइट फील करना है। अब ये चॉइस हमारे अपने हाथ में है। मैंने ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माफी दूसरों के लिए नहीं होती है, माफी हमारी खुद के लिए होती है, हमारी खुद की हीलिंग के लिए होती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे गलत किया है मेरे साथ, अगर मैंने उसको माफ कर दिया तो उसका भला हो जाएगा। मैं कहती हूँ ईश्वर हम ना ही बने तो अच्छा है। राइट, वेरी वेल सेड रुचिका, कि माफ करना है लाइट फील करने। वेरी ट्रू। राइट। तो हमें यह समझना है कि हमें ईश्वर नहीं बनना है, ईश्वर सबका हिसाब किताब रखेगा अपना। तो जो समझने की हमें जरूरत है वो यही है कि माफ करना हमारे खुद के लिए। हमें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अर्चना। थैंक यू। राइट। तो आज के बाद से ना मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा लोगों को माफ करना। राइट, चलिए आगे सीखते हैं। हम लोग अपनी हर प्रॉपर्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं। एक छोटा सा मोबाइल भी लेते हैं तो उसको बड़ा ध्यान से रखते हैं। और कोई अगर पूछे कि क्यों इतना ख्याल रखते हो आप अपना, तो हम कहते हैं अरे यार मेरी प्रॉपर्टी है। हम अपने घर का बहुत ख्याल रखते हैं। हम अपनी गाड़ियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। आपको नहीं लगता है कि हम भी किसी की प्रॉपर्टी हैं? आज के बाद एक चीज हमेशा बोलिएगा, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी। मैं भी ईश्वर की प्रॉपर्टी हूँ। जैसे मैं अपनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख सकती हूँ इंसान होकर के, तो ईश्वर हमारा ख्याल नहीं रखता होगा? डेफिनेटली रखता है। और हम सब, आज यहाँ एन नंबर ऑफ लोग जुड़े हैं, और हम सब एक अलग अलग सिंबल से अपने अपने डिवाइन को पूछते हैं। कोई इस तरह से पूछते हैं, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से। लेकिन आज एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, क्यों ना एक नया सिंबल बनाते हैं हम लोग, सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हम सब का हो। एक रिलीजन बनाते हैं, एक रिलीजन को समझते हैं, और वो है ह्यूमैनिटी का रिलीजन, जहां सबका सिंबल सेम। क्योंकि ईश्वर यही चाहते थे। ईश्वर ने हमें कभी डिवाइड नहीं किया। ईश्वर ने हमेशा एक चीज बनाई कि हम सब एक हैं। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। हम लोगों को सीखना था एक दूसरे में सिमिलैरिटी देखने के लिए। हम लोगों को बचपन में एक गेम कराया जाता था कि दो पिक्चर दे दिया जाता था, कहता था डिफरेंस ढूंढो। आपको नहीं लगता वहां से हम डिवाइड होना शुरू हो गए? क्योंकि हम डिफरेंस देखने के आदी हो गए। अगर हमें बचपन में दो पिक्चर देख के सिमिलैरिटी देखना सिखाया गया होता, तो आज हम एक दूसरे में सिमिलैरिटीज देख रहे होते। आज के बाद आप देखिएगा, जिन रिश्तों में आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, आप हर बात में कहते हो अरे यार तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, अरे मैं भी ऐसी ही हूं। आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को फैमिलियर लगता है। हम बने हैं एक दूसरे में अच्छाई देखने के लिए, सिमिलैरिटीज देखने के लिए। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हमें मिली जिससे हम लोगों ने डिफरेंस देखना स्टार्ट कर दिया। आज के बाद कुछ चीजों को चेंज करिएगा। आज सेशन जब एंड हो जाएगा ना, तो जो लोग लेट तक जागते हैं, मैं उनको कहूंगी कि अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स में सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करिएगा कि मेरे और मेरे बेटे में क्या सिमिलैरिटी है। बोलिए, एक दूसरे को बताइए, बताओ हम दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। जब आप देखिएगा, जब आप ये बोल भी रहे होंगे ना, तो आपके अंदर एक बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन आप फील करोगे। आप बहुत खुश महसूस करोगे। क्योंकि आज तक हम लोगों के पेन का एक बहुत बड़ा वजह यह भी है कि हम डिफरेंसेस खोज रहे हैं, एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं।
और मैंने कहा ना, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में कनेक्ट करने की बात करते हैं, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में सिमिलैरिटी ढूंढने की बात की जाती है। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो आज के बाद एक सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी भी हम लोग बनाते हैं, और कभी भी कोई भी परेशानी या चैलेंज जीवन में आए ना, तो एक ही चीज कहिएगा, मैं ईश्वर की प्रॉपर्टी। जब मैं अपनी छोटी छोटी चीजों का इतने अच्छे से ख्याल रखती हूँ, तो वो भी मेरा ख्याल रखता है। और आपका यही विश्वास आपको हर चैलेंज से बाहर निकालेगा, बिलीव मी। तो ये जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है, वो यही स्टार्ट की है कि अब हम सीखेंगे ABCD ऑफ हो ओ पोनो पोनो। दिस इज, ये है क्या? ये आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस है एंड रिकंसिलिएशन है। इस पूरी जर्नी में हम लोग इस विजडम को, हवाइन विजडम को बहुत डिटेल में सीखेंगे, जो भी मैंने सीखा है सबसे। सबसे पहले मैं आज आपको बताती हूँ, मुझे इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या लगी? जो एंशियंट ओ पोनो पोनो था, उसमें क्या था कि दिन भर सब अपने अपने जगहों पे काम करते थे, और जब रात होती थी तो सब लोग क्या करते थे, फैमिली मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो जाया करते थे, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के कोई भी गिले शिकवे हुआ करते थे तो उसको दूर करके और फिर सोते थे, अपनी बात को खत्म करके सोते थे। उसके बाद अगर कभी किसी के कोई कोई चैलेंज आया, कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फैमिली मेंबर्स में हुआ, तो वो लोग क्या करते थे, एक्सपर्ट्स को, अपने एल्डर्स को बुलाते थे, या जो गुरुज होते थे, कुमूज होते थे, या कहुनाज जो होते थे, उनको बुलाया जाता था। वो मिड में बैठते थे और पूरी फैमिली उनको सर्कल करके बैठती थी, और गुरु सवाल करते थे, जिस भी पर्सन से वो उसका आंसर देता था, फिर दूसरे से वो सवाल करते थे और वो उनका आंसर देते थे, और इस तरह से सारे मसले को सुलझाए जाते थे। जैसे मान लीजिए उन्होंने, गुरु ने किसी एक से सवाल किया और दूसरा बीच में बोलने लगा, तो वो वहां पे उस मीटिंग को एंड कर दिया करते थे कि अभी आप रेडी नहीं हो इस मीटिंग के लिए, और वो चले जाया करते थे। अगर किसी को उस समय फैमिली में अगर हेल्थ चैलेंज हो जाता था, हेल्थ इश्यूज हो जाता था, तो आज हम क्या कहते हैं मॉडर्न साइंस में कि यार तुम बीमार हो, उस समय वो कहते थे कि इसकी बीमारी के पीछे पूरी फैमिली का हाथ है। इसकी बीमारी, आज अगर ये बंदा बीमार है या ये पर्सन बीमार है, तो इसके पीछे पूरी फैमिली का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, और वो पूरी फैमिली को बिठाते थे और बात करते थे। आज आपको नहीं लगता कि काश अगर हम भी इस चीज को फॉलो करें कि रात को सोने से पहले सब लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे के लिए दिन भर में जो भी गिले शिकवे आए हैं, उसको हाथ पकड़ा, सॉरी बोला, फॉरगिवनेस मांगा, लव यू बोला, थैंक यू बोला, ब्लेसिंग्स दी, और खाना खाया और सो गए। कितनी सुंदर जिंदगी हो जाएगी। हम तो हर पेन को, हर अनफॉरगिवनेस को, हर हर्ट्स को कैरी ऑन करते चले जाते। तो जो एंशंट ओपोनोपोनो था, उसमें इसी तरह से एक गुरु की जरूरत पड़ती थी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, या हमारे कोई घर के जो एल्डर होते थे वो बैठ के इन सारी चीजों को कराया करते थे, और वो फिर प्रेयर करते थे। ये लोग किस तरह से ये चीजें की जाती थी उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में जानेंगे। पहले वो सारे लोगों को बिठाते थे और ओपनिंग प्रेयर करते थे। फिर जो भी प्रॉब्लम होता था, इशू होता था, उसको डिस्कस किया जाता था। फिर पीरियड ऑफ साइलेंस मेंटेन करते थे वो लोग। फिर म्यूचुअल फॉरगिवनेस कराई जाती थी वहां पे। फिर रिलीज करते थे और फ्री करके फिर क्लोजिंग प्रेयर करते थे। मुझे तो लगता आज भी इसकी जरूरत है। हम अगर सब मिल करके इस चीज को आज भी फैमिली में करना शुरू करें, तो आज फैमिली में जितना पेन है, वो पेन कम होने लगेगा। मैं आज आपको अगर बताऊं, तो मैं, दिव्यांशु जी और मंगेश सर बहुत टाइम से हेल्थ वालों को देख रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स भी हैं। तो हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, और अभी तो चैम्बर में भी मैं कोशिश करती हूँ कि पेशेंट के रूट लेवल पे जा सकूं। तो जब भी मैं उनके रूट में जाती हूँ, कोई भी बीमारी वो लेकर के आए हो, अगर मैं पूछती हूँ जीवन में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, किस बात को लेके आप परेशान हो, उसके आंख से जो आंसू गिरते हैं ना, वो बहुत कुछ कहते हैं। और पता चलता है कि उनको जो भी पेन है, वो उनके नियर एंड डियर वन से है। हमें बाहर वाला कभी कोई पेन नहीं देता, हमें पेन अपनों से ही होता है। तो मुझे ये चीज बहुत सुंदर लगती थी इस विजडम की, हवाइन विजडम की, कि कितना सुंदर था ना। रात को ही सब चीजें क्लियर करके सोते थे, हम कुछ भी कैरी नहीं करते थे अगले दिन के लिए। तो ये था हमारा एंशंट ओपोनोपोनो। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, लगा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम कम होता चला गया लोगों के पास, तो मोरना जी को मैं अगर आपसे कहूं, तो आज हम सब लोगों को, जितने भी लोग हैं,
हम इन्हें ग्रेटिट्यूड बैठ के नहीं देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सभी लोगों से कि प्लीज हम खड़े होकर इन लोगों को ग्रेटिट्यूड दें, क्योंकि आज अगर ये लोग नहीं होते तो आज हम इतना सुंदर जीवन नहीं जी रहे होते। तो ग्रेटिट्यूड टू मोना नला मको सिमोना जी, जिन्होंने इस हवाइन विजडम को हम सब के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्योंकि अगर ये उसी लैंग्वेज में रह जाता तो आज हम सब नहीं सीख रहे होते इन चीजों। तो मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ इनका कि इन्होंने उसे हम सब जैसे लोगों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको उन्होंने और आसान बनाया। उसके बाद हम ग्रैटिट्यूड देंगे डॉक्टर ह्यूलन, जिन्होंने, जो मोना जी के स्टूडेंट भी थे, और उन्होंने हमें इस विजडम को और भी सिंप्लीफाई करके मॉडर्न ओपोनोपोनो के रूप में आज पूरे वर्ल्ड को उन्होंने दिया है। और थर्ड ग्रैटिट्यूड हम देंगे डॉक्टर मंगेश सर को, क्योंकि ये विजडम उन्होंने सीखा और उन्होंने और भी सिंप्लीफाई करके हम जैसे ट्रेनर्स को सिखाया, जिससे हमने अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाया है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम जानेंगे कि जब एंशंट ओपोनोपोनो जो था उसमें हमें एक गुरु की, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती थी। तो मोना जी ने उसको दो चीजें की। एक तो उसको और सिंप्लीफाई किया कि ये सेल्फ से किया जा सके, और उन्होंने उसको 12 स्टेप में बनाया, 12 स्टेप का बनाया कि इंसान खुद से कर सकता है। उसके लिए उनको किसी कुमो या किसी कहुना की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपर्ट्स या गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मोना जी के बारे में जानेंगे कि मोना जी कौन थे। मोना जी हीलर थे, हर्बलिस्ट थे, मिनिस्टर थे, टीचर थे और अथॉरिटी फिगर थे हुना और हवाइन के। फिलॉसफी को सिखाते थे और हवाइन मसाज को, और जो लोमी लोमी मसाज है, ये उस पूरी दुनिया को सिखाते थे। मोना जी के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इनको लिविंग लेजेंड का अवार्ड भी दिया गया था। और इनके साथ क्या था ना कि ये प्लांट से बात करते थे। इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, ये डॉक्टर नहीं थी, और ना ही कोई इन्होंने आयुर्वेदा या किसी भी ऐसे नेचुरोपैथी में इन्होंने कोई डिग्री हासिल की थी। बट ये प्लांट से बात करते थे। तो जब ये इनके पास कोई भी अपने हेल्थ चैलेंज लेकर के जाता था, तो ये अपने गार्डन में जाते थे और हर्ब से पूछते थे कि मेरे पास ये पर्सन ये चैलेंज लेके आया है, आप में से कौन चलेगा। और उसमें से प्लांट आंसर करते थे जो उनको सुनाई देता था, और वो प्लांट लेके जाते थे और उस पर्सन को देते थे, वो पर्सन ठीक हो जाता था। इसलिए इनको हर्बलिस्ट भी कहा जाता है, राइट। और इनका जो पर्पस था ना, वो यही था कि टू हैव द पीस विद इन द इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट थ्रू द कम्युनिटी, सोसाइटी, द नेशन एंड द यूनिवर्स। इनकी एक बहुत सुंदर बात थी ना कि पीस हमारे अपने अंदर से शुरू होती है। अगर मेरे अंदर पीस होगा ना, तो मैं एक प्लांट के साथ भी पीस में रहूंगी, मैं अपने हर रिश्ते में पीस में रहूंगी, मैं एनिमल किंगडम के साथ भी पीस में रहूंगी। मतलब इनका जो था ना कि पीस स्टार्ट फ्रॉम विद इन। और आप खुद देखिए कि जब आप पीस में होते तो आपको बाहर की सारी दुनिया के साथ आप पीसफुल फील करते हो। पीस बाहर नहीं है, पीस हम सबके अंदर है। Regardless of race, creed, the doorways to the new age are peace, balance, wisdom and love in all life and creation. And इसके लिए इनका कहना था कि अगर आपको पूरी दुनिया में पीस लाना है, तो आपके लिए सबसे इजी जो इन्होंने टूल दिया, दैट इज होओपोनोपोनो। तो इन्होंने बस एंशंट होओपोनोपोनो को 12 स्टेप में हम सब के लिए लिखा, इंग्लिश में लिखा, जिससे कि हम इंडिविजुअली भी इसको कर सकें। क्योंकि देख रहे थे ये कि जिस तरह से मॉडर्न समय में लोगों के पास टाइम का अभाव हो रहा था, उसमें इतने सारे लोग इकट्ठा बैठ करके एक साथ न कर पाए, तो इन्होंने वो जो 12 स्टेप को इजाद किया, वो हम इंडिविजुअली कभी भी अपने कन्वीनियंट टाइम से कर सकते हैं और रिजल्ट वही मिलता है। फिर उनके स्टूडेंट आए डॉक्टर ई हलियाकला ह्यूलन, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और स्पिरिचुअल टीचर भी थे, और इन्होंने और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया हो ओ पोनोपोनो। अब हम लोग जानेंगे। उसके बाद मंगेश सर को दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने सीखा और हम सबको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को सिखाया। तो थैंक यू सो मच अपने सभी मेंटर्स को। ये हो ओपोनोपोनो आया कहाँ से है? ये होना से आया है। तो होना क्या है? होना का एम क्या था? होना की जो ओरिजिनल टीचिंग थी, पता है क्या थी?
टू स्टडी हाउ टू इंक्रीज लाइफ फोर्स एनर्जी, क्योंकि हम सब ना एनर्जी के बने हुए हैं। तो हुनर हमें सिखाता है कि हम अपने पावर को, अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एवरी वन विद पावर इन देयर हैंड्स, हुनर का जो पर्पस था कि हम सब पावर को अपने हैंड में ले सकें। हमारे हम सबके पास पावर है, बट हमने दूसरों के हाथ में दे रखा है। टू प्रोवाइड द मीन्स टू क्रिएट व्हाट इज ट्रूली डिजायर्ड इन लाइफ, ये हुना का ओरिजिनल टीचिंग का जो उनका पर्पस था, एम था, वो यही था। तो हुना है क्या? हुना इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एनर्जी वर्क, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। हुना एनर्जी वर्क की बात करता है, राइट, साइकोलॉजी की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। ये एक एंशियंट साइंस है जो हीलिंग, एनलाइटमेंट एंड पर्सनल एम्पावरमेंट पे बात करते हैं। इट टीचेस पीपल हाउ टू गेट इन टच विद देयर लाइफ फोर्स एनर्जी। उन्हें हमें सिखाता है कि हम अपनी जो एनर्जी है उससे हम कैसे कनेक्ट करें, कैसे इस एनर्जी को मूव करें, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल कनेक्शन विद एनवायरमेंट एंड अदर्स। ये हमें हुना सिखाता है। कोर आइडियाज ऑफ हुना क्या क्या है? कोर आइडियाज ऑफ हुना में हुना बात करता है, हम लोग एक ही बॉडी की बात करते हैं, एक फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती है, बट हुना 4 बॉडीज की बात करता है, मैं आगे बताऊंगी। 3 सेल्फ्स, 3 माइंड की बात करता है, 5 एलिमेंट्स की बात करता है, लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करता है, अलोहा की बात करता है, हो ओ पोनो पोनो की बात करता है, एंड 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हुना की बात करता है। तो अगर आपको मैं बताऊं, तो हुना जिंदगी जीना सिखाती है और हो ओ पोनो पोनो एक टूल है। तो हम लोगों का जो ये कोर्स है या जर्नी है जो हम सीख रहे हैं, हम इसमें सीखेंगे ओ पोनो पोनो को डिटेल में सीखेंगे, अलोहा स्पिरिट सीखेंगे, अलोहा क्या होता है, एंड 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हुना सीखेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वी आर ऑल ओरिजिनली बीइंग्स ऑफ लाइट। एज वी एंटर द फिजिकल बॉडी, वी हैव आवर 4 बॉडीज। आवर गोल इज टू डेवलप ईच बॉडी एंड अलाउ द 4 इनटू बैलेंस। हुना हमें कहता है कि हम लाइट बीइंग हैं, लेकिन जैसे ही हम फिजिकल बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी 4 बॉडी हो जाती है। और वो 4 बॉडीज कौन कौन सी है? फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। क्योंकि हमें फिजिकल बॉडी दिखती है, इसलिए पूरा ध्यान हम फिजिकल बॉडी पे लगाए रहते हैं, अपनी इमोशनल बॉडी का ख्याल नहीं करते, अपनी मेंटल बॉडी का ध्यान नहीं रखते, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का ध्यान नहीं रखते। बल्कि हमें इन चारों का उतना ही केयर करनी चाहिए, ताकि जब तक ये चारों बॉडी बैलेंस में नहीं है, हमारे 3 सेल्फ्स कनेक्टेड नहीं है, हम हीलिंग की तरफ 100% नहीं जा सकते, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो अब हम आज इस सेशन को एंड करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल स्लाइड कि हो ओ पोनो पोनो का मतलब क्या होता है। हो ओ का मतलब होता है टू मेक, पोनो का मतलब होता है राइट। और यहाँ 2 बार पोनो पोनो क्यों लिखा गया है? कहने का मतलब कि राइट विद सेल्फ एंड राइट विद अदर्स, मतलब हमें सबसे पहले खुद के साथ सही होना है, फिर औरों के साथ सही होना है। बट यहाँ पे जो हो ओ जो लिखा हुआ है, ओ इसका मतलब कि टू डिग। टू डिग का मतलब कि जितनी भी हमारी मेमोरीज हैं जो अनकॉन्शियस में पड़ी है, आर्काइव्ड है, उसको भी डिग करके निकालना और उसको वहां की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना। क्योंकि अगर वो वहां है तो हमें कहीं ना कहीं वो पेन देता रहेगा और हमारी लाइफ में चीजों को क्रिएट करता रहेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि टू मेक इट राइट विद सेल्फ एंड अदर्स। तो जो अगले इसमें हम लोग सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि वो ओ पोनो पोनो है क्या। तो वो ओ पोनो पोनो इज द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, इसके बाद है। और फिलॉसफी की बात करते हैं कि फिलॉसफी क्या है वो ओ पोनो पोनो की। इनकी जो फिलॉसफी, इनका कहना है कि हम जब इस दुनिया में आए होते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो हम कहते हैं कि हम ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। हमारे सब कॉन्शियस में हमारी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज होती है। जितनी भी पास्ट लाइफ्स हुई हैं, वहाँ सारी पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग्स पड़ी रहती है। जितने भी बिलीव्स हमें मिले हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, अच्छा ये तो हमारे हो गए। हमारे वहाँ एंसेस्टर्स के भी पड़े रहते हैं, हमारे सारे कर्मास वहाँ पड़े रहते हैं, हमारे सारे कार्मिक डेट वहाँ होते हैं, हमारे सारे इमोशनल बैगेजेस वहाँ होते हैं। तो फिलॉसफी क्या कहती है ओपोनोपोनो को, कि अगर हम ये करते हैं तो हम इन सब चीजों से फ्री हो सकते हैं। कितना सिंपल टूल है ना, उस हिसाब से देखिए तो। क्योंकि
हम सब जो है ना, आज अपने सब कॉन्शियस में अगर हम बात करें तो हमारे सब कॉन्शियस में जितनी भी चीजें हैं ना, हमारी पास्ट लाइफ की, हमारे एंसेस्टर्स की भी हैं। हम अपने एंसेस्टर्स की तीन चीज कैरी करते हैं। एक उनका डीएनए, एक उनकी मेमोरीज, और एक उनका एनर्जी फील्ड। तो आप ये सोचिए कि आपकी जर्नी, हमें नहीं पता हमारी सोल की कौन सी जर्नी है, हो सकता है 500 साल पुरानी हो। और अब 500 साल अगर मेरी सोल पुरानी है तो कितनी मेमोरीज, कितने बैगेजेस, कितने कार्मिक डेट वहां पे है, कितने बिलीव्स, कितनी कंडीशनिंग, कितनी प्रोग्रामिंग, कितनी सारी चीजें वहां है। इतना बड़ा डेटा बैंक हम सोच भी नहीं सकते, जितना बड़ा डेटा बैंक हम लिए घूम रहे हैं अपने अंदर। तो एक चीज बहुत अच्छी क्या है ना, कि ये इतना सिंपल टूल है ना, कि हम सिर्फ इन चार फ्रेजेस को बोल करके इन सारी चीजों को क्लीन कर सकते हैं अपने अंदर। राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।